को लेकर भी कई बड़े फैसले किए। सरकार के इन फैसलों के बावजूद नेताओं की जुबानी, क्योंकि जो विपक्ष है वो सरकार ये जितनी भी घोषणाएं कर रही हैं उनको जुमला करार दे रहा है। क्या है पूरा माजरा, देखिए बड़ी बहस की इस पहली बड़ी रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सियासी रण के ठीक पहले सूबे की जनता के बीच जाकर पार्टी के विकास कार्यों को जनता के सामने रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ की बड़ी घोषणाएं। कच्चे कर्मचारियों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। कच्चे कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित करने का फैसला। 40 लाख परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। महिला उद्यमियों को मिलेगा 5 लाख, 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में ओबीसी बी श्रेणी के लिए 5% कोटा दिया। लंबे समय से लंबित 7,471 टीजीटी की भर्ती को क्लियर कर युवाओं को रोजगार दिया। हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड किया। बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,40,000 युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दी। हैप्पी कार्ड योजना के जरिए 1,000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा। कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक सुरक्षित रखने की गारंटी देने का निर्णय, ये और उन्हें अधिक सुविधाएं देने का निर्णय आज एक अध्यादेश के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से। कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला 46 लाख परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनके 12 लाख ऐसे लाभार्थी हैं, ऐसी सब बहनों को आज के बाद ये गैस का सिलेंडर। प्रक्रियाएं भी सामने आई हैं। सिर्फ गुमराह करने की बात है। जो अभी केंद्र ने एमएसपी दे रखी है, हरियाणा में तो वो उसकी भी एमएसपी नहीं मिलती। ये तो जो अब इस टाइम पे इनका कोई अधिकृत वो तो है नहीं। हाँ, एमएसपी दे, केंद्र सरकार दे और लीगल गारंटी दे, उसकी कानूनी गारंटी दे कि कोई भी एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसके ढकोसले हैं। सबको मालूम है कि इन्होंने 10 साल में तो किया कुछ नहीं। तो मुख्यमंत्री ने पिछले दिन बहुत बड़ा झूठा वादा आड़तियों के साथ मुख्यमंत्री ने किया है। प्रदेश नवंबर में तो अगली सरकार का टेन्योर है। इस प्रकार से 10 फसलें नई एमएसपी, हरियाणा सरकार किसान के साथ मजाक करे। मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो फैसले लिए, उनमें 15 से ज्यादा फैसले इस मुख्यमंत्री ने बदले। 9.5 वर्ष। काबिले गौर है कि विधानसभा चुनावों की चुनावी चौसर के बीच सरकार की ओर से की जा रही घोषणाएं कितना असर रहे, जिसको लेकर सूबे की राजनीति में इन दिनों अपना सियासी उफान दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तरीके से करेंगे आज इसमें हम तमाम नेताओं को एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं कुलदीप शाही। इंडिया न्यूज़ हरियाणा में इस बड़ी खबर में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज जो हम बात करने आपसे जा रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने, देखिए, ऐसे समय में माननीय घोषणा मंत्री, सारा देश जानता है जी कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों बनी। 9.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की चक्की में हरियाणा की सब जनता पिसती रही। किसान लुटता रहा। नौजवान बेरोजगारी के अंदर किसान को उसके फसलों की कीमत नहीं मिली। जिस किसान से वायदा किया गया कि पहली कलम से और पहली कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला होगा कि किसानों पर चढ़े हुए कर्जे पर चलेगी और कर्जा माफ कर दिया जाए, बड़ी तालियां बटोरी थी देश के प्रधानमंत्री ने। यह भी कहा था कि 2022 तक
देश और प्रदेश के हर एक किसान आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, C2 फॉर्मूला लागू कर दिया जाएगा। आज 10 साल के अंतराल के बाद देश के किसान को हरियाणा के मुख्यमंत्री, जब किसान अपनी मांग लेकर सड़कों पर उतरे तो किसानों को लाठियां चला गई, कत्ल हो गए लोग। 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर अपने जीवन की आहुति दे चुके। देश के प्रधानमंत्री ने अचानक 14 अप्रैल को राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर स्वयं घोषणा की, किसान भाइयों मैं आपसे माफी मांगता हूं। 700 जीवनों की आहुति लेकर 10 साल किसान को लूटकर आप उठी जा रही। हमने कहा, आपने खुद कहा कि एमएसपी की गारंटी कानून द्वारा दी जाएगी। जो एमएसपी से अनाज नहीं खरीदेगा तब तक आपका विदाई समारोह हो चुका होगा। जी इसलिए मैं कह रहा हूं, शर्मा जी मात्र घोषणाएं जी, बीच में आपको रोक रहा हूं मात्र क्योंकि घोषणाएं हम आज किसानों की जेब से जी आज हम किसानों की फोकस जेब करेंगे से हरियाणा पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जैसा आपने कहा कि फसल नवंबर में आएगी, चुनाव हमारे अक्टूबर में आ रहे हैं। लेकिन ये जो दो बात करें, 10 की 10 सीटें हार गए थे पिछली बार, इस बार 10 में से 5 आई हैं। और उसकी हार की वजह जो हमारी समझ में आती है वो ये आती है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो बहुत चरम पे थी। अगर आपके पुराने डॉक्टर साहब अशोक तंवर हारते हैं, जब कांग्रेस में हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे, आपने बताया था कि अध्यक्ष तो हैं, अभी हार गए, ये हार गए तो ये खुश हैं, और अपने अपने गुट बनाकर अपना अपना प्रदर्शन करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का कार्य करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी फिर से ना केवल इसमें दोबारा से एनडीए की सरकार बनी है, पिछली बार बीजेपी की थी, एनडीए के साथ में थी, लेकिन इस बार एनडीए की है। तो कितना स्कोप आप देख पा रहे हैं हरियाणा के लिए कांग्रेस का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2019 तक सरकार बनी, उस टाइम हाइपर नेशनलिज्म था। पुलवामा और जो घटनाएं हुई उससे जुड़ी हुई, उसकी वजह से देश के अंदर एक हाइपर नेशनलिज्म जनरेट हुआ। बीजेपी के काम को नहीं, देश के नेशनलिज्म पर वोट गई। लेकिन जब हरियाणा का सवाल आया 2019, तो जो भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा लेकर चली, दावे कर रही, वो भारतीय जनता पार्टी स्टेट के अंदर 75 पार तो छोड़ो, अपनी क्लियर मेजॉरिटी ने ले पाई और 40 सीटों पर सिमट गई। और हम जो कांग्रेस के लोग थे, जिनकी, देखिए कांग्रेस एक बड़ा दल है, इसमें नेताओं की महत्वाकांक्षाएं होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सभी की नेता सोनिया गांधी हैं, खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी, हम सब लोगों के नेतृत्व का कोई झगड़ा नहीं है। हमारी आपसी बात जो आप करना चाहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखिए। भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन चरम सीमा पर गई हुई है गुटबाजी। धनखड़ जी सल्ट कर रहे हैं, उधर अभिमन्यु जी की आवाज बदली हुई है। हमारी गन्नौर की विधायक ने तो सीधा प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली जी को चुनौती दे दी है। ये गन्नौर क्योंकि आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, आप ये क्या हुआ गन्नौर में, क्यों वो मोहतरमा नाराज क्यों हो गई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से? हालांकि वो भी आपके बाद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अभी महाकाल में माथा टेकने के बाद इंदौर एयरपोर्ट पे हम उनसे रास्ता कायम करेंगे आपसे बातचीत करने के बाद। तो क्या मसला क्या है? ये विधायक जब प्रदेश अध्यक्ष को डायरेक्ट चुनौती क्यों दी? ये गुटबाजी जो भारतीय जनता पार्टी के अपनी सरकार की आलोचनाएं खुद कर देते हैं, ऐसे ही अनेकों लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज के दिन गुटबाजी दिखाई दे रही है। गुटबाजी नहीं है, ठीक है, मतभेद हुआ करते हैं अपने अपने तरीके से। सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम आने वाले 2024 के चुनाव को तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर, हाथ के निशान को हाथ में लेकर हम इस चुनाव को जीते। हमारे बीच में कोई किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं, और गुटबाजी अगर किसी में कहीं दिखाई भी दे रही है तो आज एक बात मैं आपको बता रहा हूं, हरियाणा की जनता के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है।
हरियाणा की जनता पार्टी की अराजकता से कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हम तो लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस की गुटबाजी है, मैं दूंगा, वो क्या माजरा था, वो भी दर्शक आपके मुंह से जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने में बड़ी माहिर पार्टी जी, और मैं समझता हूं कि अफवाह फैलाकर इन्होंने 2014-2019 की सरकारें बनाई। व्हाट्सएप इंडस्ट्री से ही भारतीय जनता पार्टी में क्रॉस ओवर कर गई। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा फैलाई गई अफवाह कि कुलदीप शर्मा भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, अंततः मुझे कहना पड़ा कि मैं जीवन में कोई भी बलिदान कर सकता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात कभी जीवन में नहीं कर सकता। देखिए, निराशा थी, उस बात को कहने में मुझे आज कोई इतराज नहीं, लेकिन राजनीति में उतार चढ़ाव, नशेबो फराज चलते हैं। हम कांग्रेस के अंदर हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं, 2 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, और अगर उन्होंने कहा है कि कुलदीप शर्मा जी आप हमारे सीनियर लीडर हैं, ये जो अफवाह, तो मैं समझता हूं मेरा तो बड़ा मान सम्मान बढ़ाया था। इन बातों से अफवाहें क्यों फैलती हैं? इन बातों से अफवाहों को खत्म हो जाना चाहिए। आप भी आज पूछ रहे हैं, बाद 2 महीने कांग्रेस ने मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, कांग्रेस ने मुझे पहले टर्म के एमएलए को स्पीकर बनाया, दोबारा हम विधायक बन के गए। कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता की भूमिका से जाती है, मैं समझता हूं उनको बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। जी, जो भारतीय जनता पार्टी है, आप वो जो भी घोषणाएं करती, हरियाणा में चुनाव लड़ती हैं, अब की बार 70 पार, तो इन जुमलों को फिर आप सीरियसली लेकर उस डिस्कशन में क्यों पड़ जाते हैं? अपनी पार्टी की जो तैयारी है वो पीछे क्यों छूट जाती है? उनके जुमलों को काउंटर करने में पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का ये सरकार चली, अब बैसाखियां हट गई हैं। बैसाखियों के सहारे पर इस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इस सरकार के अंदर पार का नारा लगाया तो 40 आई, आज ये नारा लगाने की भी परिस्थिति में नहीं है। क्यों नहीं कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इतनी अच्छी घोषणाएं की हैं, तो आज कहना चाहिए कि हम एक बार फिर 75 पार जाएंगे। लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, इन पर हंसेंगे, और आप देखेंगे कि 20 का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी पार कर जाए तो बहुत बड़ा अचंभा होगा। जहां तक कांग्रेस की बात, हमने लोकसभा चुनाव उनमें से 5 सीटें और 2 सीटें रोहतक और सिरसा 3-3 लाख के मार्जिन से हमने जीती। 5 सीटों पर हम वापस करें, हमारा वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है, हमारी नंबर ऑफ सीट्स वन असेंबली जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है, और हर प्रकार से अब जो लोकसभा का चुनाव कहीं ना कहीं मोदी का फैक्टर काम कर रहा था, मोदी जी का, लेकिन अब मोदी जी की भी नैया इनके हाथ से निकल गई। अब ये किसका सहारा लेने? अब ये झूठ का सहारा लेने, झूठी घोषणाएं करेंगे। क्या बात हो गई? अभी अभय चौटाला जी कह रहे हैं, जबकि चुनाव की घोषणा होने वाली, 2000 का बोनस दे रहे हैं किसान को, और आपने किसान की जेब से डीजल की कीमत बढ़ा के पैसा नहीं निकाल लिया। जो दवाइयों का खर्चा होता है फसल में, उनकी भरपाई करने का योजना, एक एक दाना खरीदने की बात की, कहां है वो दाना? किसान इन खेल को समझ गया है। हरियाणा का किसान चाहे वो किसी भी जाति से है, किसान की कोई जाति नहीं, सभी जातियों में किसान, किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी, चौधरी चंद लोगों की पार्टी है कि कभी किसान हितैषी नहीं हो सकती। और आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा स्पष्ट रूप से सामने आ गया जब इन्होंने फौज को एडवोकेसी में ले गए। अग्निवीर की, हरियाणा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है देश की सेनाओं के अंदर। हमारे 13,000 को आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ना मेडिकल्स है। आप 1 करोड़ रुपए देकर उनको छुट्टी कर रहे हैं। हमने स्पष्ट कहा है कि हम अग्निवीर योजना के खिलाफ हैं। हम देश के अंदर सीमाएं देखिए, बांग्लादेश में आपकी नीतियों से अशांति हो गई, चाइना हमारे बॉर्डर्स पर रोज खटखटा रहा है,
श्रीलंका में सरकार का पलटा हो गया, इंडिया विरोधी और चाइना समर्थक सरकार बैठ गई, पाकिस्तान हमारी सरहदों पर हर वक्त ये सेवा के अंदर अर्पित कर, आपने एडोकिज्म आर्मी मिला दी, आपने एडोकिज्म सर्विसेज मिलाए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, आप कह रहे हैं 1,40,000 नौकरियां, अरे उसमें एडोकिज्म कितना था? कौशल रोजगार निगम, नो पेंशन, नो मेडिकल होगी तब तक इनकी उसकी सुरक्षा दी जाएगी, इनकी नौकरी। आपने इन लोगों को परमानेंट क्यों नहीं लगाया? आपने हरियाणा के लोगों को धोखे में क्यों रखे? तो इस प्रकार की घोषणाएं चुनावी हार को देखकर बौखलाहट में। जी, इस पे मैं थोड़ा सा और आपसे तफसील से जानना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हरियाणा की राजनीति को लेकर, विधानसभा को लेकर या लीगल मैटर आता है, तो ऑनलाइन हो, टीवी पर हो, ऑफलाइन हो, तो उसमें मेरे सबसे फेवरेट इंसान टी है। इसमें क्या कोई खेल है, या अब वो रिटायरमेंट तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? और रिटायरमेंट तक अगर रहेंगे तो जो कच्चे कर्मचारी हैं और पक्के कर्मचारी हैं, उनमें फ़र्क क्या रहा? नहीं, दिस इज एन आई वॉश, कुछ नहीं होने वाला है। एडोकिज्म विल नॉट वर्क इन हरियाणा। 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी, टीचर्स की जॉब खाली पड़ी, 5,000 स्कूल बंद हो गए बिकॉज आपने टीचर्स रिक्रूट नहीं किया, क्योंकि आपने प्रोफेसर्स, कॉलेज लेक्चरर्स, स्कूल लेक्चरर्स रिक्रूट नहीं किए। शिक्षा को सबसे बड़ी चोट अगर किसी राज्य में पहुंची है, 5,000 स्कूल बंद हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी की सब। अरे स्कूल खोला करती है सरकार, आपने तो स्कूल बंद, उसमें हरियाणा बेरोजगारी में अंदर नंबर 1, जो नंबर 1 हरियाणा हुआ करता था कांग्रेस के संस्थाओं से। हमने हरियाणा को सजाया था मेट्रो से, हमने हरियाणा को सजाया था यूनिवर्सिटीज से, IIM से, NIFT से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से, डिफेंस यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, न जाने कितने सैनिक स्कूल से हम लेकर आए, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट लेकर आए, बाड़सा में एम्स लेकर आए। हमने क्या नहीं किया? ये बताएं, इन्होंने घोषणा की थी सरकार 9 साल पहले जी कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलें। कौन से जिले का मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन कर दिया है इन्होंने कहा हर जगह यूनिवर्सिटी खोलेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी घोषणा होकर वो कंप्लीशन हो गई? किसी की बिल्डिंग बनी है? जो अब तक 9.5 साल से झूठ बोलते आ रहे थे, जनता की आंख में धूल झोंक रहे थे, अब जब वो पकड़े गए हैं, अब जनता जब जिनको भगाने के लिए तैयार है, तो झूठ का पिटारा खोलकर जुमलो और घोषणा मंत्री बन चुके हैं मुख्यमंत्री जी। आप नहीं कहेंगे सॉरी गलती से निकल गया? मैं ये भी कहूंगा जी मैं ये भी कहूंगा जी कि आज के दिन नायब सिंह सैनी जी हमारे इशारे पर काम कर रहे हैं। अच्छा, जो घोषणा हम कर रहे हैं, हाँ जो हमने कहा है भी हमारा ये इलेक्शन मैनिफेस्टो रहेगा, हाँ हमने कहा हम 500 का गैस का सिलेंडर देंगे, जी तो आज उस बात को चुरा रहे हैं। हाँ देंगे कि नहीं देंगे? हाँ सबको क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ हाँ ईपीएल को दे रहे हो, बहुत खुशी की बात। जी, कब दोगे, नहीं दे पाओगे, ये अलग की बात। हाँ मतलब अगर अनेकों झूठ बोली है। सारी घोषणाएं यही कर देंगे जो आपकी हैं, तो फिर अब आप चुनाव में जाने वाले हो, तो आपका जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें मुख्य कौन सी चीजें? इज नाउ ए क्लर्क ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जो हम कहेंगे हाँ वही वो करते रहेंगे जी। हमने कहा था 6,000 रुपए का बुढ़ापा पेंशन देंगे। हाँ हाँ आपकी सहयोगी पार्टी रही बीजेपी की, 5100 की बात किया, 3,000 पर क्यों है 10 साल में? हमने कहा 2 लाख सरकारी पदों को भरेंगे, अब इस बारे में घोषणाएं करनी शुरू कर। हमने कहा सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, उनकी प्रतिष्ठा दिलाएंगे। जो पोर्टलों से जीवन का जंजाल बन गया है, कहीं पेंशन आईडी, कहीं फैमिली आईडी, कहीं इनकम, फैमिली की इनकम आईडी, इसके आधार पर 10 साल तक लोग कागज उठाए दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। उन बीमा करा लिया है, बीमा हो रहा है तो पोर्टल पर जाओ। ये पोर्टलों की सरकार जो है, इसकी पोर्टली को बंद करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के भी और गवर्नमेंट सेक्टर के भी। हमने कहा विश्व स्तरीय उसकी गारंटी देंगे, इलाज, मुफ्त इलाज। हमने ये भी कहा है 300 यूनिट पहली कलम से हमने हर जगह ओपीएस लागू किया। बिजली की 500 यूनिट पर हमने 500 परिवार को 100 गज के प्लॉट देने की बात हमने की। अब ये कह रहे हैं हम भी देंगे। अरे 10 साल गुजर गए, आपने एक प्लॉट नहीं दिया। हमने 1973 में पहली बार दिए, 2008 के अंदर
कांग्रेस की सरकार के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में योजना आई, इंदिरा आवास योजना, सर्वे कराकर हम आपको 100 गज के प्लॉट देंगे, आप उसको 8 लाख पर ले जा रहे हैं। हमने कहा हम 10 लाख पर लेके जाए। दैट इज द राइट लेयर। हमने हर गरीब का पीछे पीला राशन कार्ड इन्होंने छीन लिया। लोग पीला राशन कार्ड बनाने के लिए घूमते रहे, पोर्टलों पर जाते रहे, कभी आधार कार्ड लाओ, कभी ये लाओ, कागज ही पूरे नहीं। हम दोबारा पीले राशन कार्ड बनाएंगे, पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे, 500 का गैस सिलेंडर सबको देंगे, 300 बिजली ये जो घोषणाएं आप करने की बात कर रहे हैं या इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्या जो हमारा हरियाणा राज्य है आर्थिक आधार पर हम इतने सक्षम हैं? क्योंकि कोविड के दिनों में हमने देखा था कि जो राज्य सरकार है उसके पास 1 महीने के बाद दूसरे महीने की अगर तनख्वाह देनी हो तो उसके भी लाले पड़ जाते हैं। तो ये ओल्ड पेंशन और जो बाकी स्कीम्स की आप बात कर रहे हैं, अभी हिमाचल में भी हमारे दोस्त हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, आपके तो चेले हैं, उनकी सरकार बनी तो अब वो धीरे धीरे जो उन्होंने घोषणाएं की थी वो वापस लेनी पड़ रही है। हालांकि जयराम जो सरकार थी भाजपा की, उसने पानी के बिल माफ़ किए थे, अब उन्होंने 100 रुपये लगा दिए। बिजली माफ़ करने की बात की थी, उस पर लगा दिया। कि हिमाचल में पिछले साल हमारी सरकार आने के बाद, क्योंकि आप हिमाचल का उदाहरण दे रहे हैं, 10,000 करोड़ की तबाही हुई, सारी सड़कें टूट गई, सारा हिमाचल बाढ़ग्रस्त हो गया, बहुत बड़ी त्रासदी से लोगों को गुजरना पड़ा। हमारी सुक्खू सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने केंद्र से मदद मांगी तो मात्र 15 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ रुपए हमें हिमाचल की सरकार को दी। हमारे स्टेट्स में हमारी सरकार आई, उनमें हमने वो बातें पहले लागू की। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, जब वो कोई बात कहते हैं इंडस्ट्री आएगी, क्योंकि इंडस्ट्री के वो एक वातावरण चाहिए, शांति का, सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का। जी, कानून व्यवस्था का तो जनाजा निकल गया, कत्ल हो रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। हरियाणा व्यापारी के अंदर बड़ा आक्रोश, रोज गोलियां चल रहे हैं, गैंगस्टर हरियाणा के अंदर आज हावी हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे, हमारी शुभकामनाएं। एक बात और कहूंगा, जी बिल्कुल बिल्कुल, ओलंपिक का सीजन चल रहा है जी, हमने नीति चलाई थी पद लाओ पदक लाओ। हाँ। 750 से ऊपर लोगों को पद लाओ पदक लाओ की नीति पर काम करते हुए हमने नौकरियां दी, गस्टेड पोस्ट पर लेकर आए। जो ओलंपिक मेडल लाए उनको डीएसपी बनाया, किसी को एसडीएम बनाया, किसी को क्लास 1 ऑफिसर बनाया। खेल की प्रतिभाओं को हमने आगे बढ़ाया। हरियाणा आज भी 3 पदक अगर आए हैं तो वो हरियाणा के आए, क्योंकि हमारी नीतियों का परिणाम था। हम एक बार फिर से पहलवानों को सड़कों पर घसीट कर नहीं, महिला पहलवानों की बेइज्जती कर नहीं, बल्कि उनका सम्मान बढ़ाने के लिए किसान और पहलवान और की संस्कृति लाठियों से उस पर वार कर रहे थे। आज उसके प्रति प्रधानमंत्री जी के शब्दों को देखकर मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है। अरे आपके माफिया लोगों ने पहलवानों के साथ जो किया उस समय तो आप बोले नहीं। अब जब वो बेटियां चमत्कार कर रही हैं, कोई ना कोई साजिश जरूर है विनेश के खिलाफ, क्योंकि विनेश ने पहलवानों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिसके माफिया लोगों के खिलाफ लड़ी थी। इसलिए उस लड़की के साथ मुझे लगता है, आई एम लॉयर बाय प्रोफेशन, हर एक चीज को आप देख सकते हैं कि उसके साथ एक साजिश के तहत वो कार्रवाई हुई है। इसकी बहुत गहन जांच होनी चाहिए जी। इसके लिए अरे डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं जी, टेक्निकल आदमी, ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, और वो 3 मुकाबले लगातार जीत कर आने वाली लड़की का वजन बढ़ने कैसे दिया? जिस प्रकार की डाइट आपने दी, क्यों पानी पीला, कितनी बातें आप सोच सकते हैं। उस बेचारी, उस लड़की को जो देश की स्वर्ण आशा बन चुकी थी, आज इनकी नीतियों और इनकी गलत फैसलों से आज जो हमारी बेटी मायूस होकर ओलंपिक से कुश्ती को अलविदा कह रही है, कि देश के नेता जो आज की सरकार है तो टू मरना चाहिए कि हमारे एथलीट्स जो हैं उनका उत्साहवर्धन होगी, बजाय आज वो खेल को छोड़ने की बात कर रहे हैं। इससे बड़े दुख की बात हो सकती जी। जी शर्मा जी, आपके साथ बात करके लगातार हमें हमेशा मज़ा आता रहा है, लेकिन थोड़ी समय
की बात है। और इसके बाद अब आपके बाद हम जोड़ने जा रहे हैं अभय सिंह चौटाला को। आप हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़े, अपने दिल की बात हमसे